नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब जब देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई है, नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली है, उनके साथ-साथ लगभग 72 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। कई कैबिनेट मंत्री बने हैं, कई राज्य मंत्री बने हैं। बिहार से भी 8 ऐसे नाम हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। 4 कैबिनेट मंत्री बने हैं और 4 राज्य मंत्री बने हैं। इसमें जेडीयू से ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, इसके अलावा बीजेपी से राजभूषण चौधरी, निषाद समाज के व्यक्ति को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अलावा सतीश चंद्र दूबे को मौका दिया गया है। इन तमाम नेताओं को जगह दी गई है। गिरिराज सिंह फिर से केंद्रीय मंत्री बने हैं, जीतन मांझी बने हैं, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बने हैं। हमारे साथ बिहार के जाने-माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। संजय कुमार जी का नजरिया काफी अलग होता है। यूँ तो बेबाक तरीके से बोलते हैं, लेकिन जो उनके आंकड़े होते हैं, वो आंकड़े अक्सर लोगों को चौंकाते हैं, जिन आंकड़ों पर हम बहस करना नहीं चाहते हैं। हमें बहस करना भी नहीं है, हमें यहाँ चर्चा करनी है और जो हकीकत है, उसे जानना है। डॉक्टर संजय जी, बहुत स्वागत है आपका सर। हम फिर आज इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। जिस तरह से कैबिनेट मंत्री बनाए गए, हम बात करेंगे बिहार की जातियों की। यूँ तो कास्ट पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बिहार में जब लोगों ने ही कास्ट पॉलिटिक्स को स्वीकार किया है, अपनी जाति को वोट देना पसंद किया है, जो ट्रेंड बताते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? क्या लगता है आपको जो भूमिहार समाज है, जिसका दबदबा बरकरार है, 3 सांसद चुन के आए भूमिहार समाज के एनडीए की ओर से बात कर रहे हैं, जिसमें से 2 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। देश की पहली कैबिनेट नरेंद्र मोदी की सरकार की इस तीसरे कार्यकाल वाली नरेंद्र मोदी सरकार की पहली कैबिनेट जो है, वो चल रही है। क्या लगता है नरेंद्र मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, एनडीए के इस मास्टर स्ट्रोक से आरजेडी को कितना नुकसान? देखिए, जाति तो एक सच्चाई है और इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा और पार्टियां भी दांव जाति पर ही लगा। तो अगर जाति सच्चाई है तो राजनीति की जो बिसात बिछाई जाती है वो जाति के इर्द गिर्द ही बिछाई जाती है। हाँ, एनडीए ने भी 3 भूमिहार समाज के लोगों को टिकट दिया था, लेकिन महागठबंधन ने भी 3 लोगों को टिकट दिया था। 2 टिकट कांग्रेस ने दिया था और 1 टिकट आरजेडी ने पहले से मुन्ना शुक्ला को। लेकिन वो महागठबंधन की तीनों सीटें हार जाती है, जो पार्टियां टिकट जिनको देती है वो, और एनडीए के तीनों लोग चुनाव जीत जाते हैं। स्वाभाविक है कि अगर 3 लोग जीतते हैं और 2 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दे दी जाती है, स्वाभाविक रूप से ये समाज अच्छा महसूस कर रहा होगा अगर जातीय चश्मे से राजनीति को देखता होगा तो। अदरवाइज तो जिस तरह से योगी जी को एक हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माना जाता है, उसी तरह से गिरिराज सिंह को एक फायर ब्रिगेड, एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर और एक हिंदुत्व के फ्लैग बियरर के तौर पर देखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि गिरिराज सिंह को पहली बार मंत्रिमंडल में जगह मिली, वो मंत्री पहले भी थे, इस बार भी उनको रिटेन किया गया, इस बार भी मंत्रिमंडल में जगह उनको मिली। तो माना जाएगा कि हाँ ठीक है, वो एक फायर ब्रांड है या वो तो एक बड़े फ्लैग बियरर है, एक बड़े चेहरे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक जाति से भी आते हैं, इस सच्चाई को भी मानना होगा। ललन सिंह की किस तरह से नाराजगी हुई थी पिछले मंत्रिमंडल में जब आरसीपी सिंह को जगह दे दी गई थी और ललन सिंह को जगह नहीं दी। क्योंकि ललन सिंह जाति से भूमिहार है, लेकिन माना जाता है कि नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी हैं और बेहद ही विश्वस्त है। तो अगर एक विश्वस्त चेहरे के तौर पर जगह मिली वो एक पार्ट है, लेकिन भूमिहार जाति से है ये भी एक सच्चाई है। तो भूमिहार जाति को तो साधने की कोशिश एनडीए ने की है और बिल्कुल आपके सवाल लाजमी है कि क्या अगर भाजपा या एनडीए साध रही है भूमिहार जातियों को अपने पाले में करने के लिए, जो एक भोगल जात है, क्या आरजेडी भी साध लेगी? क्योंकि आरजेडी ने भी ये प्रयोग किया था कि 6 एमएलसी का टिकट उनको दिया था और 3 लोग जीत करके आ गए। तो 6 एमएलसी में भूमिहार कैंडिडेट को उतार देना अपने आप में बड़ी बात है। इस बार भी महागठबंधन में 1 टिकट आरजेडी ने दिया, 2 टिकट कांग्रेस ने दिया, तो महागठबंधन ने भी 3 टिकट दिया। तो दोनों तरफ से साधने का प्रयास चल रहा है। अब ये किनसे साधते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, बीजेपी ने एक प्रयोग किया है, एनडीए ने एक दांव चला है कि भूमिहार जाति के 2-2 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दे करके, और एक और जो जानकारी आ रही है कि दोनों को शायद कैबिनेट मंत्री के तौर पर नवाजा जाएगा। तो मंत्री तो बनाया ही गया, कैबिनेट में दर्जा दिया जाएगा, ये अपने आप में बड़ी बात है।
तो देखना होगा कि ललन सिंह ने और गिरिराज सिंह ने कैबिनेट मंत्री की ही शपथ ली है। जी, तो वही मैं बता रहा हूँ कि कैबिनेट मंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। तो देखना होगा कि लालू प्रसाद जी फिर इसको कैसे साधते हैं या तेजस्वी जी इसको कैसे साधते हैं कि ये समाज को हम अपने पाले में रखें या बीजेपी जो दाव लगा रही है या उन्हीं की तरफ इनको जाने। बीजेपी की ओर जाने की बात तो इसलिए है ना सर, ठीक है, बीजेपी ने सम्मान दिया भूमिहार समाज को। आरजेडी की ओर से अगर बात कर रहे हैं, कार्तिक सिंह को जब मंत्री बनाया गया था, मुझे याद है बिहार विधान परिषद सदस्य है, तो उनका एक मामला निकल के आया था, कोर्ट का मामला था, उस वक्त महागठबंधन की सरकार बनी थी। कार्तिक सिंह को इस्तीफा देना पड़ा या इस्तीफा दिलवाया गया, ठीक है, पहले उनका विभाग बदला गया, फिर इस्तीफा दिलवाया गया। जब कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल गई, फिर भी 17 महीनों की सरकार रही, महागठबंधन दम भरती है। 17 महीने में सवर्ण जाति से मंत्री की अगर बात करें, नागर सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया था जब विवाद हुआ, तो किसी का भी वहां पर एडजस्टेबल नहीं किया गया, किसी को एडजस्ट नहीं किया गया, किसी को उस जगह पर लाकर वापस बिठाया नहीं गया, तो फिर सम्मान आपने दिया कहाँ? देखिए, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा और बड़ी तार्किक बात कही कि जब तक आप सबको भागीदारी नहीं देंगे तब तक A to Z कहने से नहीं होगा। कभी तो त्याग करना पड़ता है और बड़ा त्याग करना पड़ता है। और उदाहरण के तौर पर देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश 4 यादव जाति के उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और 37 सीटें समाजवादी पार्टी के लोग वहां से जीत गए। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, यादव जाति से आपने 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। तो आपको दूसरी जाति को एक प्रयोग किया आरजेडी ने, सब लोगों ने इसकी सराहना की कि कुशवाहा समाज पर आपने दांव लगाए कि कई ऐसे सीटें थी जहां यादव जाति के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ते थे, आपने उनको रिप्लेस करके कुशवाहा जाति पर दांव लगाया और उसके परिणाम भी देखने को मिले। औरंगाबाद की सीट अगर आप जीत गए, जो औरंगाबाद की सीट कभी आरजेडी नहीं जीतती थी, शायद ये कुशवाहा जाति को सीट नहीं जीत देते तो परिणाम इनके हिस्से में नहीं आते। तो त्याग तो इनको करना पड़ेगा। सासाराम में भी अच्छा सासाराम में भी उसका काफी अच्छा प्रभाव पड़ा। तो आपको त्याग तो करना पड़ेगा, जातीय खांचे से बाहर निकलना होगा, भागीदारी सबको देनी होगी। और ठीक आप कह रहे हैं कि सवर्ण समाज हो या भूमिहार समाज हो या राजपूत समाज हो, जो समाज मुखर रहा, जो समाज सत्ता और सत्ता के समीकरण को समझता, अगर आप उनको किनारे कर करके चाहेंगे कि राजनीति में हम कोई बड़ी सफलता हासिल कर लें, तो ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा इस तरह की चीजें नहीं होती है। और इसी का फायदा तो एनडीए और बीजेपी उठा ले जाती है कि वहां सबको भागीदारी दे जाए। अब देखिए राम मांझी अकेले मांझी समाज से एक एमपी होकर के जीत के आए और उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई। चिराग पासवान, हाँ नित्यानंद राय देखिए जीत करके आए और नित्यानंद राय को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई। तो वहां के समीकरण को देखिए तो दलित भी हैं, अति पिछड़ा भी है, पिछड़ा भी है, अगड़ा भी है, सबको भागीदारी दी गई। तो राजद को भी कहीं ना कहीं से उस ब्लूप्रिंट पर काम करनी होगी कि सबको भागीदारी देनी होगी। और ठीक आपने कहा कि ठीक है, आप चाहते तो कार्तिक सिंह को और सुधाकर सिंह की जगह पर किसी और सवर्ण को मंत्रिमंडल में जगह दे करके और उनके वोट को आप साध सकते थे। वक्त का तकाजा है कि आपको सबको साधना होगा, A to Z कहना नहीं बल्कि A to Z होते हुए लोगों को दिखना भी चाहिए। और जब दिखने लगेगा तो फिर राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है कि आप उनको पराजित नहीं कर सकते हैं और आपसे वो पराजित है, लेकिन त्याग करना होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण औरंगाबाद है कि कैसे आपने कुशवाहा समाज को टिकट दे करके औरंगाबाद की सीट अपने पाले में ले ली। तो त्याग तो आपको करना पड़ेगा। नहीं, यादव समाज की बात करें, आपने सवर्णों की बात की, हम जरा पिछड़ों की बात करें। कल जो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्तार हुआ उसमें 2 अति पिछड़ों को जगह दी गई है, एक पिछड़े समाज के व्यक्ति को जगह दी गई, नित्यानंद राय है, दलित समाज से 2 व्यक्ति आ रहे हैं, सवर्ण से भी 2 है। तो ऐसे में सभी जातियों का ख्याल रखा है इस नरेंद्र मोदी कैबिनेट में बिहार में। अगर हम बात करें यादव समाज की, पप्पू यादव के साथ क्या हुआ, गिरधारी यादव को वोट कैसे मिल गया, कई ऐसे सवाल है। आपका में गिरधारी यादव जीत गया, यानी कि यादवों ने उन्हें वोट दिया, जयप्रकाश यादव के बदले यादवों ने उन्हें वोट दिया। अशोक यादव कैसे फिर से जीत गए, कह रहे थे आरजेडी के लोग बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, अशोक यादव को क्या यादवों ने वोट नहीं दिया फिर वो जीत गए, ये संभव है? नहीं देखिए, है क्या ना कि इस चीज को समझना होगा
कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय करा दिया कांग्रेस। जब वो चाहते थे चुनाव लड़ना, बजाते लालू प्रसाद जी से, तेजस्वी जी से उनकी मुलाकातें होती है, बातें होती, और उसके बाद आप जा करके बीमा भारती को वहां से चुनाव लड़ा देते हैं। कहीं ना कहीं से ये तो कसक है। कोई डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप थोड़े होता है कि कोई आपका फरमान जारी होगा कि आपने कोई फरमान जारी कर दिया और उसी फरमान को मानेंगे। नित्यानंद राय केवल क्या लालू प्रसाद की दया पर चुनाव जीतते हैं क्या? उनका एक अपना वोट बैंक है। जिस अशोक यादव की बात करते हैं, वो देव नारायण यादव भी जीतते रहे और अशोक यादव भी जीतते रहे। आपने ठीक कहा कि लालू प्रसाद जी के करीबी हैं जयप्रकाश यादव। लोगों ने जयप्रकाश यादव को नकारा और गिरधारी यादव को बांका में लोगों ने वोट किया। तो ऐसा नहीं है कि बदलते हुए परिदृश्य में रामकृपाल यादव इस बार चुनाव हार गए, लेकिन रामकृपाल यादव लालू प्रसाद जी के सबसे करीबी थे और वो उनका कहना क्या था कि भाई एक सीट तो मेरे हिस्से में छोड़ दीजिए, आखिर हम कहां राजनीति करेंगे। तो अगर मीसा भारती को आप लड़ाते थे तो मीसा चुनाव हार जाती थी, रामकृपाल जी चुनाव जीत जाते थे। यही दानापुर, मनेर, फुलबारी और मसौड़ी के लोग ही तो वोट देकर के उनको जिताते थे। राजनीति में जीत और हार लगी रहती है, लेकिन अगर आप सबको संतुलित करके नहीं चलेंगे, बिल्कुल आपके सवाल लाजमी है, अगड़ा हो या पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो या दलित हो या महादलित हो, जब तक सबको आप भागीदारी नहीं देंगे, जिसकी जितनी जमीन उर्वर है उसके हिसाब से अगर उसको आप जगह नहीं देंगे, आप अपने चहेते और अपने मनचाहे उम्मीदवार को थोपेंगे, तो परिणाम आपके हिस्से में नहीं आएंगे, परिणाम किसी और के हिस्से। यादव जाति में ये मैसेज खराब गया है या ये मैसेज जा रहा है कि हाँ यादव जो है वो नाराज है या कुछ संख्या में ही टूट रहे हैं? ठीक है, जैसे इन लोगों की हमने उदाहरण की बात की है, आपने कहा मीसा भारती जीत गए, सही बात है, लेकिन लालू प्रसाद से भी तो ये भी पूछा जा रहा है कि महागठबंधन में कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, यादव समाज से आते हैं। लालू प्रसाद सिर्फ 2 जगह ही प्रचार करने गए, सारण, पाटलिपुत्र, और कहीं प्रचार करने नहीं गए, तो इसमें भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वाभाविक है सवाल खड़ा होना कि भाई जब उम्मीदवार महागठबंधन के जो भी थे वो सब आपके उम्मीदवार हैं। ठीक है, इस सच्चाई को भी हम लोग स्वीकार करते हैं कि लालू प्रसाद इस तरह से उनका स्वास्थ्य नहीं है कि वो 40 लोकसभा में वो चुनाव प्रचार करने जाते। बेटी थी उनकी रोहिणी आचार्य, तो उसका तो इनके ऊपर कर्ज था। अब उस तरह की बेटी तो ईश्वर सबको दे, जिसने अपने किडनी दे करके पिता को जीवन दान दी। तो ये तो इनका एक नैतिक कर्तव्य और धर्म बनता था कि रोहिणी के प्रचार में ये सारण जाए, लेकिन मीसा भारती के प्रचार में भी ये गए। तो अपनी बेटियों के प्रचार में गए थे, 2-4 जगह और अगर चले जाते तो शायद ये सवाल नहीं होता। लेकिन अगर आप 2 ही जगह गए तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा, विपक्ष तो इसी मौके की तलाश में रहता है। और जहां तक आलोक जी, बड़ा स्पष्ट तरीके से मैं कहूंगा, यादव खूंटे में बंधी हुई जाति थोड़े है कि वो किसी के साथ बंधा हुआ रहे। जहां उसको सम्मान मिलेगा, जहां उसको प्रतिष्ठा मिलेगी, वहां जाएगा ना। अब नित्यानंद राय जी के बारे में आकर के अमित शाह कहते हैं उजियारपुर में कि भाई गांधीनगर में जो काम हमने नहीं किया वो नित्यानंद राय जी ने उजियारपुर में किया। इनको हमें बहुत बड़ा आदमी बनाना है, इनको बहुत आगे ले जाना है। क्या उस समाज को ये बात अच्छा नहीं लगेगा कि देश का गृह मंत्री, ठीक है पार्टी जो हो उनकी, हमारे ही समाज, हमारे ही परिवार के किसी व्यक्ति के बारे में इतने सम्मान पूर्वक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हो, तो वो तो अपील करता ही है। नंद किशोर यादव लगातार, अभी तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी तो यादव जाति से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यादव जाति और कुशवाहा जाति और अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति से पार्टियां जहां सम्मान देती है, समाज और उनकी जाति उस पार्टी के प्रति निष्ठावान हो जाती है, उस पार्टी के प्रति उनका झुकाव हो जाता है। और इस मामले में इतने महत्वपूर्ण चुनाव होने के बाद भी, उत्तर प्रदेश बगल में क्या परिणाम हुआ, लेकिन बिहार में इस बार भी एनडीए को 30 सीटें मिल गई ना। क्या लगता है कि जाति का वोट नहीं मिला है एनडीए को? अगर हर विधानसभा में और हर लोकसभा में इस बार अगर यादव समाज का वोट एनडीए को नहीं मिलता तो क्या ये 30 सीटें जीत जाती एनडीए? मिला है, और अगर मिला तब जाकर के 30 का आंकड़ा ये पहुंच पाए हैं।
इसलिए इस पर तो पप्पू यादव बिना यादव के वोट से जीते हैं, अशोक यादव बिना यादव के वोट नहीं जीते हैं, गिरधारी यादव बिना यादव के वोट नहीं जीते हैं। ये बात तो सही है। बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूँ ना कि चिराग पासवान लोगों आज ने, 70,000 यादव का वोट उन्हें नहीं मिला, ये मानने वाली बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि जहां यादव जाति के कैंडिडेट नहीं भी थे, वहां भी महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए को भी यादव समाज के लोगों ने वोट किया। और अगर नहीं करता वोट तो इस तरह की बात नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि जो समाज सम्मान जहां जिसको मिलेगा, लेकिन संतुलन बनाने का काम एक अच्छे राजनेता का होता है, एक अच्छे स्टेट्समैन का होता है। तो जब जातीय संतुलन को साधेंगे तो इसके परिणाम आपके हिस्से में आएंगे। जब जातीय संतुलन को नहीं साधेंगे और नहीं साधते हुए दिखेगा तो इसके घाटे भी आपको उठाने पड़ेंगे। तो इस सच्चाई को तो स्वीकार करना होगा ना कि एनडीए जी जिस तरह से भी हो, लेकिन हर समाज के लोगों का वोट लेने में कामयाब रहा है। इस सच्चाई को स्वीकार करनी है। नहीं, जो कुछ आए, हम इसलिए इसको कंक्लूजन को समाप्त करेंगे, जो कुछ आए हुए भी भूमिहार नेता थे आपके तरफ, जो भूमिहार समाज का रुझान आपकी ओर था, जब 3-3 एमएलसी जीत कर आए, आपने टिकट दिया, भूमाई समीकरण कहा था, वो तो जा रहे ही हैं, वो तो उधर जा रहे हैं। जो आपके कोर वोटर्स हैं, यादव मुस्लिम, हिना साहब को आपने टिकट न देकर के वहां गलती कर दी, इधर यादवों में टूट हो गई, तो जो आपके बेस वोटर्स हैं वो भी खिसक रहे हैं, तो इससे इन्हें काफी नुकसान होगा। देखिए, है क्या ना कि दुनिया बहुत तेज गति से चीजों को पकड़ रही है। अब वो मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि भाई आप ही के सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में हमारा आंकड़ा आपने 18% दिखाया है, एनडीए हमको अपना वोटर मानती नहीं है और महागठबंधन ने हमें 2 टिकट पर निपटा दिया कि चले जाइए अररिया और किशनगंज आप लड़ लीजिए। और आरजेडी ने तो 2 ही टिकट दिया ना, तो अररिया दिया और एक और टिकट दिया, 2 टिकट दिया। तो कहा कि भाई अररिया दिया, मधुबनी दिया, अलियास फातमी को, अररिया और मधुबनी। तो उसने कहा कि भाई आरजेडी में क्या हमारी हिस्सेदारी केवल 2 टिकट की है? हिना साहब सन ऑफ मल्लाह हाँ, 3, अल्लाह के मानने वालों को 2। हाँ, सन ऑफ मल्लाह जो इनके साथ कितने दिन रहेंगे और कब छोड़ेंगे उनका कोई ठिकाना नहीं है। चुनाव के वक्त वो गठबंधन करते हैं, इंतजार कर करके उनको आपने 3 टिकट दे दिया। और जो मुस्लिम समाज लगातार आपके साथ खड़ा है उनको आपने 2 टिकट पर टिका दिया। तो उस समाज में एक नाराजगी का मैसेज तो है ही ना कि भाई हमारे हिस्से में आप क्या देते हैं। एक दूसरी बात, हिना साहब चाहे जितनी भी नाराज थी, आप उनको मना सकते थे, आपने मनाने की कोशिश नहीं की। शहाबुद्दीन की वफादारी तो आपकी पार्टी के साथ रही है, जब तक वो रहे आप ही की पार्टी के प्रति वफादार रहे, लेकिन उनकी पीड़ा भी झलक करके बाहर आई थी, उनके बच्चों की पीड़ा झलक करके आई थी कि आरजेडी पार्टी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अब कौन सी पीड़ा थी ये तो इन लोगों का आंतरिक मामला है, लेकिन पीड़ा झलक करके बाहर आई थी। तो अगर हिना साहब को मनाने में सफल होते, अगर टिकटों में 2 की जगह पर कुछ और उनकी संख्या बढ़ा देते, तो उनको लगता कि अगर हम जहां खड़े हैं वहां हमें हिस्सेदारी भी आनुपातिक तरीके से मिलती है। तो इस नाराजगी का प्रभाव तो दिखता ही है चुनाव में। और इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि 30 सीटों को जीतने के पीछे एनडीए का शायद जो इनके जो समीकरण जो आप कोर वोटर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो वोटर इंटैक्ट है इनके साथ, उस वोटर को भी ये पूरी तरह से नहीं साध पाए। अगर साधते तो इनकी संख्या और बढ़ती। चलिए, बहुत धन्यवाद सर आपका। संजय कुमार जी हमारे साथ थे, बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मैंने कहा था जो ये आंकड़े बताएंगे, फिर आंकड़ों को सुनने के बाद जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो चौंक जाएंगे, और चौंकना लाजमी भी है। जब हकीकत बताई जाती है तो कुछ लोगों को चुभन होती है, प्रसन्नता भी होती है, लेकिन बात कही भी गई है, निंदक नियरे राखिए, ये कहावत कही भी गई है। जो आपके बारे में सच्चाई बता रहे हैं उन्हें सुनिए, उस सच को एक्सेप्ट कीजिए, ताकि फिर आगे बदलाव हो तो आपके लिए बेहतर हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।